वीडियो का कंटेंट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक माइक्रो और मैथमेटिक्स से लिया गया है, तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है उसका आज का टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पूर्ति का नियम। तो पूर्ति का नियम हमारा आज का टॉपिक है। तो आपने अगर पुरानी वीडियो ध्यानपूर्वक देखी है तो उसमें हमने इस तरीके की एक स्लाइड देखी थी जिसमें हमने 8 पॉइंट के हिसाब से टॉपिक तय किए थे, या बुक में भी ये 8 पॉइंट के अनुसार ही हमें पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। उसके अंदर 8 में से हमने 2 वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो अब आज तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है, या तीसरा जो विषय है वो है पूर्ति का नियम। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ति का नियम क्या होता है। तो बुक पे आप चैप्टर ओपन कर सकते हैं और उसमें आपको तीसरा आएगा। तो तीसरा पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं ये है पूर्ति का नियम। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक निश्चित समय पर वस्तु विशेष की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है इस तरीके से। एस एक्स बराबर एफ यानी कि फल, और P यानी कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। यानी कि जो संबंध होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। देखिए पास में लिखा भी एक स्टूडेंट ने पेन से कि पूर्ति एवं कीमत में धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे कि मांग का जो नियम था उसमें कीमत और मांग में जो था ऋणात्मक संबंध था, और यहाँ पे इसका अपोजिट है, पॉजिटिव संबंध है। तो जो पूर्ति का वक्र बनेगा, जो पूर्ति का कर्व बनेगा, वो भी आपका पॉजिटिव होगा। इसमें लिखा है कि पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति समान दिशा में गतिशील होते हैं, अर्थात वस्तु की कीमत और जो वस्तु की जो कीमत और पूर्ति है वो साथ साथ चलेंगे। अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, और अगर कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घट जाएगी। उसके आगे की स्लाइड पर आप देखें तो पूर्ति के नियम की मान्यताओं को स्पष्ट किया गया है कि पूर्ति के नियम की क्या मान्यताएं हैं। जैसे मांग के नियम की मान्यताएं आपने पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं, इस प्रकार यहाँ पे पूर्ति के नियम की भी कुछ मान्यताएं, इसको हम डिस्कस करते हैं। पूर्ति के नियम की पहली आप मान्यता देखें, लिखा है वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमत स्थिर रहनी चाहिए। यानी कि जो जिस चीज़ से वस्तु बन रही है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, वो उसकी पूर्ति और उस रॉ मटेरियल के जो प्राइस हैं वो स्थिर रहने चाहिए। तो पूर्ति का नियम जो है पहली मान्यता पूर्ण होगी। दूसरी, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना आ जाए जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब पूर्ति का नियम काम करेगा। तीसरा, वस्तु विशेष के प्रति विक्रेता और क्रेता की रुचि स्थिर है। मतलब वस्तु को बेचने वाला भी उसको बेचना चाहता हो सामान, और जो वस्तु के खरीदार हैं यानी जो क्रेता है उसकी भी जो रुचि है, जो उसकी इच्छा है, वो उस वस्तु के प्रति बनी रहे। जिस भी वस्तु के ऊपर पूर्ति का नियम हम समझना चाहें उसके लिए, तभी ये पूर्ति का नियम काम करेगा। फिर चौथी मान्यता क्या है कि वस्तु विशेष जो है उसकी पूर्ति विभाज्य हो। मतलब जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको अगर वो किलो में बिक रही है तो आप उसका 100 ग्राम भी ले सकते हो, उसका 500 ग्राम भी उसका ले सकते हो क्वांटिटी, और आप उसका 250 ग्राम भी ले सकते हो। यानी कि वस्तु विभाज्य के योग्य होनी चाहिए, वस्तु बांटने योग्य होनी चाहिए। आपका 5वां पॉइंट है वस्तु विशेष की संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। ये बहुत एक मेन पॉइंट है। मान लीजिए जैसे कोई चीज़ है जिससे संबंध में कोई और वस्तुएं भी हैं, तो उनकी कीमतें भी स्थिर रहनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी तो फिर पूर्ति का नियम काम करना बंद कर देगा, या पूर्ति जो संबंधित वस्तुओं की कीमतें घट जाएंगी तो भी पूर्ति के नियम पे प्रभाव पड़ेगा। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें आपको स्थिर रहनी चाहिए। उसके बाद में सरकार द्वारा आरोपित कर अनुदान स्थिर रहने चाहिए। अगर सरकार अपने टैक्सेस बढ़ा देती बहुत ज़्यादा तो क्या होता है, पूर्ति में थोड़ी बाधा हो जाएगी, पूर्ति का नियम काम नहीं करेगा।
क्योंकि वस्तुओं के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ग्राहक है वो तो कम खरीदेगा, साथ में वो विक्रेता है उसको भी बेचने में ज़्यादा रुचि नहीं होगी, क्योंकि उसको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। सातवां, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु की दशाएं स्थिर हैं। कई बार क्या होता है, जैसे सूखा पड़ जाता है या बारिश बहुत कम होती है, तो पैदावार जो होती है अनाज की या उपज की वो कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विक्रेता तो बेचना चाहता है और क्रेता खरीदना भी चाहता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर सप्लाई नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि मौसम और जलवायु के कारण पैदावार ही कम हुई। तो यहाँ पर अगर आपको पूर्ति का नियम लागू करना है या पूर्ति का नियम लागू होना है, तो कृषिगत पदार्थों के लिए मौसम और जलवायु का स्थिर रहना भी इस नियम की मान्यता में शामिल है। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। समयावधि का मतलब ये होता है कि जैसे खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, और कुछ जो सीज़न की जो फसलें होती हैं वो अपने सीज़न के जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद में ही वो काम करती हैं, ठीक है। पहले इसमें देखिए ध्यान से, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित होती है। मतलब जब चूँकि समय बीत जाएगा उस फसल पकने का, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे वो उसकी पूर्ति प्रभावित होगी, यानी कि अगले दौर में उसकी पूर्ति प्रभावित होगी। तो कुछ ये 8 पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। वो ये पॉइंट हैं कि अगर इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तभी पूर्ति का नियम जो है वो अच्छे से लागू होगा। अगर इनमें जो पॉइंट में गड़बड़ी हो जाती है, मतलब या जो बताई गई पॉइंट हैं या बताई गई मान्यताएं, अगर ये मान्यताएं काम नहीं करती तो क्या होगा, पूर्ति का नियम आपका काम नहीं करेगा। ये ठीक कुछ उसी तरह है जैसे मांग का नियम आपने देखा था, तो मांग के नियम की कुछ मान्यताएं थी, जैसे उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, अगर ये मान्यताएं लागू हो रही हैं तभी पूर्ति का नियम काम करेगा। अब अगली स्लाइड में बताया कि पूर्ति का नियम की क्रियाशीलता के क्या कारण हैं, कि पूर्ति का नियम क्यों क्रियाशील होता है। तो पहला कारण इसमें देखिए लिखा हुआ है, ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म यानी कि जो बनाने वाले हैं अधिक मात्रा में बेचने का प्रयास करती हैं। मतलब प्राइस अगर वो बढ़ाएंगे तो उनको लाभ ज़्यादा होगा, और ऐसा करने से जब उनको लाभ ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पूर्ति करेंगे उस विशेष कीमत पर, उस बढ़ी हुई कीमत पर। तो पहले कारण ये है कि पूर्ति नियम लागू इसलिए होता है। दूसरा कारण क्या है, ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन। नए नए उत्पादक भी आते हैं ऊंची बाजार कीमतों के, उत्पादकता है तो बढ़िया फ़ायदे का सौदा है, ज़्यादा कीमत अदा हो रही है तो लाभ की संभावनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए जो बनाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी मार्केट में आते हैं। और फिर तीसरा, दीर्घ काल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। इस लाइन को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, आगे आगे के चैप्टर में कभी कभी होंगे तो उसमें काम आएगी, कि दीर्घकाल यानी लॉन्ग टाइम में जो भी जो उत्पादन साधन होते हैं उनकी पूर्ति जो होती है परिवर्तनशील होती है, अतः वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में पूर्ति को आप ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं बना सकते, लेकिन लॉन्ग टाइम में पूर्ति परिवर्तनशील हो सकती है। इसके कारण एक तो ये है कि टाइम की चीज़ें एक तो नष्ट भी बहुत जल्दी होती हैं, ज़्यादातर वो डेली यूजेस की चीज़ें होती हैं, तो उपभोक्ता उसमें ज़्यादा अप डाउन नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, एसेंशियल होते हैं, अनिवार्य वस्तुएं भी आती हैं। लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आदमी कोई सोचता है कि भाई भविष्य में मैं ये चीज़ खरीदूंगा, तो हो सकता है वो चीज़ ना खरीदे, कुछ ऐसा कारण हो जाए। मान लीजिए उस उपभोक्ता ये सोचता है कि मैं 3 साल बाद में एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, और बीच में कुछ ऐसा कारण हो जाए कि वो मोटरसाइकिल ना खरीदे, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि पूर्ति चेंज हो सकती है। उस समय जो एक उपभोक्ता को ज़रूरत थी बाइक की, यानी 1 यूनिट की ज़रूरत थी, वो 3 साल बाद में वो ज़रूरत ना है, यानी कि पूर्ति आपकी क्या हुई, और मान लीजिए कीमतें ही बढ़ गई, तो कुछ उपभोक्ता मान लीजिए नहीं खरीदना चाहते हैं, तो भी क्या होगा कि पूर्ति घट सकती है। इस कारण से जो कम अल्पावधि की जो वस्तुएं होती है उन पे जो है पूर्ति परिवर्तनशील आसानी से नहीं होती, लेकिन दीर्घावधि की वस्तुओं में पूर्ति का परिवर्तनशील होना एक सामान्य सी बात है। तो ये कुछ कारण थे जिनके आधार पर जो पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता को यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इस बार मैं लास्ट पॉइंट के बारे में ये भी बता दूं कि जैसे एक व्यक्ति बाइक नहीं खरीदना भी चाहता,
वहाँ पर कुछ समय अवधि बाद जो है लोग बढ़ गए, कुछ उपभोक्ता ऐसे हो गए जिनकी आय अच्छी हुई और उन्होंने जो है मोटरसाइकिल खरीदने का मन बना लिया, तो क्या होगा, मार्केट में वो उसको पे करने के लिए तैयार होंगे तो पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस बढ़ सकते हैं, प्राइस बढ़ा बढ़ा के, या अगर लाभ की संभावनाएं ज़्यादा हो दीर्घ काल में, तो क्या होगा, दीर्घ काल में पूर्ति बढ़ेगी, और दीर्घ काल में लाभ की संभावनाएं कम हो तो पूर्ति घटेगी। तो ऐसा दीर्घ काल में संभव है कि पूर्ति को परिवर्तनशील किया जा सकता है या घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम आते हैं एक टॉपिक पर, ये है पूर्ति अनुसूची। एक्चुअली ये हम आगे हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक सांकेतिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ति अनुसूची, जैसे आपने पुराने वीडियोस में जब मांग का चैप्टर चल रहा था तो उसमें मांग अनुसूची थी, यहाँ पे पूर्ति अनुसूची है। तो पूर्ति अनुसूची क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है, पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर, संभव कीमतों मतलब पॉसिबल जो प्राइस हैं, उस पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती हैं। मतलब एक कीमत और उस कीमत पर बिकने वाली क्वांटिटी। जैसे कि किसी कोई वस्तु का 10 रुपये पे अगर वो 5 यूनिट बिकती है, वस्तु की कीमत 15 और वो उसकी पूर्ति है 20 यूनिट, वस्तु की कीमत 30 और वस्तु की जो पूर्ति है वो 30 यूनिट। तो ऐसे पूर्ति अनुसूची की जो तालिका जो विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। तो पूर्ति अनुसूची होती कितनी प्रकार की है, तो पूर्ति अनुसूची 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। अगर आपने पुराने वीडियोस को ध्यानपूर्वक से सुना है तो जैसे मांग अनुसूची भी 2 प्रकार की होती थी, एक मांग अनुसूची व्यक्तिगत होती थी और एक होती थी बाजार मांग अनुसूची। और इसको दोनों को मिलाकर के जो मतलब एक हमने वक्र भी पढ़ा था मांग का, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची तो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बनेगा, और बाजार पूर्ति अनुसूची तो वो बनेगा बाजार पूर्ति वक्र। तो यहाँ पर ये था, एक बार फिर से लाइन को पढ़ लेते हैं। पूर्ति अनुसूची वह तालिका है, तालिका यानी टेबल की तरह, जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। मतलब किसी कीमत पे कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में बिकने को तैयार है। फिर से सुन लीजिए, एक स्पेशल कीमत पर, एक सर्टेन कीमत है, उस पर एक वस्तु कितनी मात्रा में बिकने को तैयार है, ऐसे करके कई सारी कीमतों पर वस्तुएं कितनी कितनी मात्राओं में बिकने को तैयार हैं, वो बताने वाली जो तालिका है वो कहलाती है पूर्ति अनुसूची। तो अब यहाँ पर आज का टॉपिक ख़त्म होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।